हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज का जो वीडियो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर होने वाला है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। देखो गाइस, इसमें जो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ आर्टिकल्स, ठीक है ना, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। चाहे वो जीएस पेपर 1 की मैं बात कर लूँ, 2 की बात कर लूँ, 3 की बात कर लूँ, या एससे राइटिंग में आपको हेल्प हो, तो हर चीज़ में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। साथ ही जो वन डे एग्जामिनेशन होता है उसकी भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो गाइस, ये आपका इंटरनल इशूज़ है, ठीक है ना, और ये आपका जीएस पेपर 3 का बहुत बड़ा इशू बन सकता है आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको 2 शब्द, 2 ऐसे चीज़ चल रही हैं अभी इंडिया में, जिसके ऊपर आपको हो सकता है कि 2024 का जब आप मेंस लिख रहे हो तो ये 2 क्वेश्चन आपको मिले। एक इंटरनल इशू मणिपुर वाला एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है, और दूसरा आपको इंडिया वर्सेस भारत पे आपको मिल सकता है। इंडिया वर्सेस भारत पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, भारत पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके पास एक की नोट होना ही चाहिए। उसके बाद अभी देखो तो देश में क्या चल रहा है, ब्रिक्स, ठीक है ना, G20, एक्ट एशिया, आसियान, तो ये सारे आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यही पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है और इसी के साथ गो थ्रू होना होता है, ताकि आप एग्जाम के चीज़ों से रिलेट कर सके और एग्जाम को क्रैक कर सके, ठीक है। तो देखो गाइज, फाइनली अब इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आज का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, तो यहाँ पे देखो तो टॉप 10 न्यूज़ हम लोग इसमें बातचीत करेंगे। तो टॉप 1 में आप देखो तो यहाँ पे देखो मणिपुर में आर्मी के द्वारा बैरिकेड किया गया था। बैरिकेड क्या होता है, तो ये देखो, ये जिस तरीके से केस लगाया जाता है, तो एक तरफ आर्मी पर्सन्स होते हैं, एक तरफ अधिकारी लोग होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, या हमारे देश के जवान होते हैं, और दूसरी तरफ आमजन होते हैं, वहाँ के रहने वाले नागरिक, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एक फासला बनाया जाता है, तो इधर भी लोग होते हैं, इधर भी लोग होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे मतलब जहाँ पे वायलेंस है, ठीक है ना, तो वहाँ बैरिकेडिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बैरिकेड करके मतलब कि लोगों को अलग अलग किया जाता है, ताकि फिर से इस तरीके की वायलेंस वाली घटनाएं ना घटे, ठीक है ना। तो फाइनली वायलेंस को रोकने के लिए और मणिपुर में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए आर्मी पर्सन, जो आर्मी है, उन्होंने बैरिकेड किया मणिपुर में। तो इसको लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया है। प्रोटेस्ट होने की वजह से क्या हुआ कि 40 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए, और इंजर्ड होने के पीछे भी कारण है। देखो, जो भी लोग होते हैं इनके पास कुछ नहीं है, तो देखो हमारे देश के जो नौजवान होते हैं, जो आर्मी है, उनके ऊपर ये स्टोन वगैरह थ्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा ना भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप मुझे पत्थर मारते रहो और मैं कुछ ना करूँ। तो वही हुआ कि हाँ, यहाँ पे आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से भागदौड़ हुई और 40 लोग इंजर्ड हो गए, ठीक है। अब देखो 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिमांड, मतलब कि वहाँ पे 10,000 लोग आ गए और वो डिमांड करने लगे कि हाँ मुझे आर्मी बैरिकेड नहीं चाहिए, इसे रिमूव करो। देखो गाइज, ये आवश्यक होता है, जहाँ पे भी अगर वायलेंस हो रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि चीज़ों को रोका जा सके। अगर उस चीज़ को ऊपर एक तरफ लोग कहेंगे कि हाँ देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कुछ करेगी भी, तो फिर देखो ये क्या कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये स्टोन थ्रो करने शुरू कर दिए, ठीक है ना, स्टोन थ्रो कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस पे। 3 जवान भी घायल हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये था आर्टिकल्स जो हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया, और मणिपुर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे कोर फैक्टर्स जो होंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इसके रिगार्डिंग एक मणिपुर वायलेंस के ऊपर और शांति व्यवस्था कायम के ऊपर, और जो भी इशूज थे सारे इशूज के ऊपर आपके एक जगह पे एक पेज में नोट्स हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे कि मैंने ब्रिक्स के ऊपर एक शानदार वीडियो बना रखा है, G20 सबमिट होने वाला है, इसके ऊपर एक शानदार वीडियो बना रखा है, तो इन दोनों वीडियो को जाकर के आप देखो। अब अगला जो वीडियो आएगा जो स्पेशल होगा वो आसियान के लिए आएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो की पिलर हो सकता है, समझ रहे हैं ना, हो सकता है क्या, या की पिलर है भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए भी। अब आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे दो देखो, तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो पहली बात तो ये है कि फुल फॉर्म क्या है आसियान का, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउदर्न ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पिलर क्या 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 है, तो इसमें देखो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि भैया ये बहुत हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 20 जब आसियान और इंडिया समिट, ठीक है ना, हुआ, और 18वां जो ईस्ट एशिया समिट हुआ जकार्ता में, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें कही गई है। और जब मैं इसके ऊपर, जब आसियान के ऊपर जब वीडियो लाऊंगा, तो उसमें सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग एक एक करके डील करेंगे। टोटल 10 कंट्री है आसियान में, अब कौन कौन से हैं, कब बना है, क्यों बना है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। देखो गाइस, आसियान से रिलेटेड मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं, ठीक है ना, अगर झलक में दिखा दूं, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एशिया में, और खास करके ईस्ट एशिया में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप देखो तो वेस्टर्न कंट्री को अब देखो, ठीक है ना, एक तरफ है वेस्ट, एक तरफ है ईस्ट, तो वेस्टर्न कंट्री को देखो तो हाईली डेवलप है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में देखो तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत कम है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी यहाँ की बहुत बड़ी है, समझ रहे हो ना, यानी कि बाजार, सबसे बड़ी बात थी ये बाजार। उसके बाद यहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन है, जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, उसका कनेक्टिविटी, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो यही वजह है कि एक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही है लीडर्स जैसे कि ऑल एशियन नेशन और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान,
न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और यूएसए, रसिया वगैरह सबको इसमें ये कहा गया है और इनको गेस्ट के रूप में इनवाइट भी किया गया है आसियान कंट्रीज को। तो आप देख सकते हो G20 समिट में, ठीक है। G20 जो समिट हो रहा है वो आपका दिल्ली में हो रहा है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। ये कोई डायरेक्टली हमारा कोई आर्टिकल नहीं है, बस मैं ये आपकी अवेयरनेस के लिए बता दूं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो ये टाइमिंग याद रखना, क्योंकि अभी देखो गाइस G20 समिट होने वाला है और जो कि शुरू हो जाएगा आपका 9 मतलब कि 9 और 10 सितंबर को ये चलेगा समिट, ठीक है ना। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका मंडपम इन प्रगति मैदान, भारत मंडपम इन प्रगति मैदान में हो रहा है, ठीक है ना। और टाइमिंग वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेना, आपके लिए आवश्यक रहेगा। यहाँ पे अभी देखो जितने भी आर्टिकल देखोगे, चाहे एडिटोरियल की मैं बात करूँ, तो देखो न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपके आते रहते हैं। कल एक आर्टिकल आया, क्योंकि कल से आपको मैं एक बात बता दूं, तो कल थे 6 सितंबर, ठीक है ना। तो 5 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 5 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो सीएम हो या मंत्री हो, उन लोगों को एक इन्विटेशन लेटर भेजा गया और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे, माफ करना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। और जैसे ही भारत शब्द देखा पार्टियों ने, या आप कहो कि अपने देश के नेताओं ने, या अपोजिशन के नेताओं ने, या आप कह लो कि जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जैसे ही इस शब्द को देखा कि हाँ भाई यहाँ पे तो इंडिया नहीं है, यहाँ पे तो भारत है, उसके बाद इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखो, भारत इंडिया इश्यूज रेज द मिसलीड पीपुल, ठीक है ना। तो ये सारे हैं, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसके ऊपर हम लोग तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट एडिटोरियल है इसके ऊपर जो काफी शानदार है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलेवेंट नहीं है, बट देख लेना, पता चले कि हाँ भैया देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे देखो तो गाइज, यहाँ पे नून मिल स्कीम जो केरला में है, फंड डिले किया गया है, तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, तो इसको एक बार आपको मन करे तो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम आते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। जी हाँ, मैंने बोला था कि इंडिया भारत एंड होस्ट होस्ट उसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं, ये किसने लिखा है, तो देखो इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर से ये रिटायर किए हैं, यानी कि IFS ऑफिसर रहे हैं, विवेक काटजू, ठीक है ना। तो इनका क्या कहना है इस पूरे आर्टिकल पे, तो मैं पूरा ओवरव्यू बताता हूँ, एक एक लाइन में पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ओवरव्यू बताता हूँ। इनका कहना है, और इन्होंने जो कोट किया है, उन्होंने पहली बात तो ये है कि इन्होंने जब हम लोग आज़ाद नहीं थे तब की इन्होंने बातों को कोट किया है, और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तब की बातों को इन्होंने कोट किया है। और उन्होंने कहा है कि हाँ, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ जो भारत है, इन्विटेशन गिव वे जो किया गया है, वो सही है भाई, चल सकता है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया कि हाँ कि अब पूरा हंगामा उठना शुरू हो जाए कि हाँ आपने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं यही बात कह रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जो भी इन्विटेशन गया उससे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, इसकी जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे। और जैसे ही इंडिया सब लगा कि भैया इंडिया हट गया है, तो इंडिया कैसे हट सकता है भाई साहब। जितने भी इंटरनेशनल हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज करते हैं, चाहे वो बायलैटरल हो, मल्टीलेटरल हो, या कोई भी ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे हम कौन से शब्द का यूज़ करते हैं, तो भाई वहाँ पे हम इंडिया का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अपने इंटरनल मीटर में बात करें, या इंटरनल अपने देश के अंदर बात करें, तो अपने देश में हम लोग इंडिया की जगह पे भारत शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, भारत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कोई ये दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका कहना यह है कि देखो भैया, ऐसा है कि जब 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान, मतलब 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ादी के समय दो मतलब कि डोमिनियन में भारत को बांट दिया गया, ठीक है ना। और दो डोमिनियन में बांटा गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक 1947 से, और वो दो डोमिनियन जो देश थे वो था भारत, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि मुस्लिम लीग ने जो कंसर्न अपना दिया था कि भैया हम भारत और हिंदुस्तान कहते हैं, भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, ना कि भारत और इंडिया का, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ है। तो इन्होंने फेवर किया कि हाँ, आप भारत शब्द को प्रिफेयर करना इन लोगों ने ज़्यादा सही समझा। मुस्लिम लीग ने भी इस बात को सपोर्ट किया था। द नेम इंडिया इन 1947 वुड बी इन ऑर्डर, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडियन हैंड इन 1947 वाज थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पे देखो, रिलीज द प्रिंसली, हाँ एक चीज और, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उसमें तीन बातें थी। पहले तो दो डोमिनियन की बात की गई, इंडिया और पाकिस्तान का। दूसरा, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कहा गया कि हाँ भैया आप फ्री हो, कि आप या तो इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक के साथ रह सकते हो, या आप अपना सिंगल वे में भी रह सकते हो, अकेले भी रह सकते हो, ठीक है ना। तो ये बातें इन्होंने इसमें कोट किया है। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हाँ देखो, हिंदुस्तान और भारत, जो इंडिया शुड बी द नेम आइदर हिंदुस्तान और भारत, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने भी इस बात पे फेवर किया था कि इंडिया के जगह पे या तो नाम आप हिंदुस्तान रखो या भारत रखो, ठीक है ना, जो कि काफी ज्यादा प्रीफेबल माना जा रहा था। और टू सक्सेसर स्टेट की भी बात किया गया था। फिर इंटरनेशनल लॉज के बारे में बात किया गया कि जो भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज करते हैं, या UN में जो हम लोगों ने सदस्यता लिया है, उन सब जगह पे हम लोगों ने
वहाँ पे इंडिया के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो द ट्रेडिशन यूजिंग इंडिया इन इंग्लिश एंड भारत इन हिंदी इज वाइस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान है, संवैधानिक तौर पे ये कैरेक्ट कैसे है, तो उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी कुछ कोटेशन करा है। और कोटेशन क्या किया है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट है 58 अमेंडमेंट जो पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो ऑथोरिटी दे सके, टेस्ट दे सके, किस पे, टेक्स्ट दे सके, किस पे, हिंदी लैंग्वेज पे, ठीक है ना। और इस पे इन्होंने कहा कि भैया, और भी इसमें बहुत सारी बातें कही कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इन इंग्लिश, ठीक है ना। और हिंदी ट्रांसलेट इन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय द मेंबर ऑफ constituent assembly was also published in 1950 under the authority of the president of constituent assembly in according with resolution adopted by the assembly, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइटल दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल यहाँ पे देखो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना, जो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो भारत शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, तो जब लिखा हुआ है तो फिर इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो हिंदी वर्जन में जो हमारा संविधान है उसको कहा जाता है भारत का संविधान, ठीक है ना। और इसको जो हिंदी जो वर्जन है इसको रीड भी किया जाता है भारत अर्थात इंडिया, भारत दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया दैट इज भारत यानी कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना। जिसका जो यहाँ पे स्लोगन, मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है वो देख लो एक बार, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स होता है अर्थात, दैट इज मीन्स होता है अर्थात, और ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है, इसलिए इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई। फिर गैजेट्स वगैरह के बारे में कहा जाता है कि जब भारत सरकार जब गैजेट लिखती है तो इंग्लिश में जो गैजेट आता है, यानी कि इंग्लिश में जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है गैजेट पब्लिश्ड इन इंग्लिश कॉल्ड गैजेट ऑफ इंडिया, और वहीं पे हिंदी में कहा जाता है भारत का राजपत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों शब्दों को काफी अच्छे से प्रोटेक्शन दे करके तब जाकर के ये सारी चीजें की गई है। और कहीं ना कहीं देखो भारत लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। अब कारण क्या है उसके ऊपर मैं बातचीत करूं तो जो भी अपोजिशन है उन्होंने कुछ ऐसा करा कि जिसकी वजह से इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देखो अपोजिशन पार्टी जो है एक साथ आ रहे हैं और उन्होंने इंडिया जो शब्द है इसका मतलब कि यूँ कहा जाए तो तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब कि निर्माण किया और उन्होंने अपने बैनर या एक्रोनॉम बना लिया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जो देश का नाम है उसके ऊपर एक्रोनॉम का नाम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, पता ही नहीं चलेगा इंडिया भारत के बारे में बात हो रहा है या इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के बारे में बात हो रहा है। तो ये तो एक अपना थॉट प्रोसेसिंग होना चाहिए। ये तो अपोजिशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट सच में ये गलत ही है, बिकॉज जो भी अपोजिशन पार्टी हैं उनको इंडिया शब्द के ऊपर तो एक्रोनॉम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि भारत के बारे में पता, अब इंटरनेशनली रूप से लोग क्या समझेंगे कि इंडिया मींस क्या, मतलब कि ये जो अपोजिशन पार्टियों का जो दल है उसको हम इंडिया माने या इंडिया देश के रूप में माने, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो करेक्ट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जैसे शब्द बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो जो भी है दोस्तों, बस यही आर्टिकल था और इस आर्टिकल को मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। कुछ और पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, इसको आप पढ़ना, ठीक है ना। और यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है तो इसको एक बार जरूर देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट्स कर दिए हैं पॉइंट्स, ठीक है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नूरिशमेंट के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, पोषण अभियान के ऊपर बातचीत किया जा रहा है और मिड डे मील के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ भैया जो मिड डे मील होता है उसके माध्यम से बच्चों को क्या होता है कि अच्छा फूड मिलता है और जो लोग भी हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से उनको अच्छा फूड मिलता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो पोषण अभियान के तहत अंडे, बनाना, प्रोटीन पाउडर, ठीक है ना, पीनट, चिक्की और जेबी जैसे फूड मिलते हैं जिसमें न्यूट्रिशन लेवल काफी ज्यादा होता है, समझ रहे हो। तो इसी के ऊपर है। देखो गाइज मैं आप लोगों को दो शब्द बताता हूँ जिसको आप लोग जरूर सर्च कर लेना, ये मॉल न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है तो याद कर लेना। एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मेरस्मस। तो क्वाशियोरकर क्या है, मेरस्मस क्या है, इन दोनों को एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लेना, देख लेना, अगर ना मिले तो फिर अगले बार हम इसको अपने वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे और क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंस द ब्लू विथ एयर सो क्लीन, तो ये आप एक बार देख लेना। यहाँ पे देखो इसको भी एक बार देख लेना अपने एंड से, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत कर लूँ तो देखो गाइस इस आर्टिकल में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या कहा गया है, ठीक है ना, उसको बाद में देखेंगे। पहले अनएम्प्लॉयमेंट का जो कोर फैक्टर है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है इकोनॉमी में, उसको जाकर के देख लेना। आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, या इकोनॉमी वाला सेक्शन आप खोल करके देख लेना प्लेलिस्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप है, कौन से
अर्थशास्त्री ने अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर भी उस देश का ग्रोथ बढ़ रहा है तो क्या-क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं भविष्य में। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए खास। तो यहाँ पे फिर से वही बात कहा जा रहा है, आप देख सकते हो, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वाला G20 के ऊपर है, G20 के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको गाइज इजीली मत लेना और इसको आसान मत लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाएगा। लाइटली मत लेना, कहने का मतलब ये है कि इसको लाइटली मत लेना। और वो है आपका क्या, तो वो है नटराज स्टैचू। 27 फीट का नटराज स्टैचू है और ये है प्यारा सा नटराज स्टैचू जो तमिलनाडु से लाया गया है और ये G20 सबमिट होने वाला है, वहां पे इस चीज को लगाया गया है। तो ये कब बना हुआ है, किसने बनवाया हुआ है, क्या क्या इसके महत्व रहे हैं, इसको एक बार जरूर देख लेना। यानी कि आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में जाकर के इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, नटराज स्टैचू के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। देखो गाइस, फिर कहा जा रहा है कि जो G20 होगा सबमिट, ठीक है ना, सबमिट होगा, उसमें यूरोपियन यूनियन का जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन जो है टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाला है यूरोपियन एशियन का, ठीक है ना, यूनियन का। ओके, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। इंडिया ने फाइनली ड्रॉप आउट कर दिया है टैरिफ किस पे, तो अपना जो बादाम था जो जाता था यूएसए में, उसके ऊपर टैरिफ कम कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देखो, इंडिया और भारत के ऊपर जब डिबेट चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में, तो बहुत सारी बातें हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में जो पहली रखा गया था वो रखा गया था, आप यहाँ पे देखो, इंडिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में रखा गया था इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे भारत नहीं है, यहाँ पे इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल किया गया। तो ये आर्टिकल 1 में था, लेकिन सब क्लॉज 1 यहाँ पे ऐड किया गया और यहाँ पे ऐड करके लिखा गया इंडिया डेट इज भारत, क्योंकि इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर थे, हमारे देश के यूँ कहा जाए तो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही और इस चीज को कंसीडर किया गया। क्योंकि यहाँ पे जो एक मेंबर है, यहाँ पे एक मेंबर रहे हैं गोविंद दास, इन्होंने सपोर्ट किया भारत नाम का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 1 में यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ था। और यहाँ पे देखो डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं, इंडिया हैज बीन नोन एज इंडिया throughout history and throughout all these past years. The name of countries is India as a member of United States. All agreement have been signed under the name. गाइस, सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के नाम पे ही आप एंशिएंट टाइम में भी देखो तो सभी लोग इंडिया 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 कहते थे। लेकिन एक व्यक्ति जो चाइनीज ट्रेवलर है, वांग तांगसेंग, तो यहाँ पे जो हुआंग तांगसेंग जब आया तो उन्होंने अपने बुक में लिखा भारत, ठीक है ना, भारत शब्द का इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे एक और मेंबर है लाल सक्सेना, इन्होंने भी भारत शब्द को लेकर के बातें कही। और फाइनली हिंदी वर्जन में और देवनागरी स्क्रिप्ट में इंडियन नेशनल लैंग्वेज में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे फिर से एडिशन किया गया उस डिबेट में। जब डिबेट का एंड हुआ तो आउटपुट क्या निकल के आया, तो भारत टू बी आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में ऐड किया गया और लिखा गया इंडिया डेट इज भारत। पहले क्या था, तो यहाँ पे देखो इस बात के लिए रिकमेंड किया गया था कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, लेकिन फिर से इसको बाद में, मतलब कि उसी समय जब डिबेट समाप्त हुआ तो उसके बाद इसमें ऐड किया गया। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली बैठती थी तो हर बात पे, हर चीजों पे एक डिस्कशन होता था कि क्या ये चीजें रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते थे, उसके बाद एनालिसिस करके तब उस चीज को ऐड किया जाता था। तो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी महान लीडर थे, उन लोगों ने इस बात को काफी गहराई से लिया और उन्होंने यहाँ पे लिखा कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द, ठीक है ना। तो वहीं पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को जो भी यहाँ पे देखो G20 डिनर इन्विटेशन दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिनर जो इन्विटेशन है वो दिया गया बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री को, और वहीं पे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। और यही था इंटायर थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे आसियान है, तो आसियान के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर बातचीत होगा G20 में, तो ये भी एक बार आप लोग देख लेना। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेटिव एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।